नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिकी टैरिफ में भारी वृद्धि। भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% किया, जिससे व्यापारी समूह पर आर्थिक दबाव बढ़ा और स्टॉक मार्केट में सावधानी का माहौल भी बना। उत्तरकाशी में फ्लैग फ्लड का कहर। 5 अगस्त को हुई बादल फटने की घटना में कई लोग लापता और मृत हुए। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड सरकार ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बिहार वोटर लिस्ट विवाद, जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर चर्चा हुई। रक्षाबंधन से पहले सोने के दामों में बढ़ोतरी जारी, जिससे त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा। नीरज चोपड़ा ने फिर से लहराया तिरंगा। जेवलिन थ्रो में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। साथियों, आज 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे भी है। पिछले 10 सालों में हैंडलूम सेक्टर को देश भर में नई पहचान और ताकत मिली है। मैं आप सभी को, हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार रात पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्शंस आने वाले हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू करने को लेकर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया। ट्रंप से पूछा गया था कि अमेरिका ने भारत पर ही क्यों सख्ती की, जबकि चीन जैसे और देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता है। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिका बाजार में महंगे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने कैश कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर पर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शिमला जिले में बुधवार रात करीब 10:15 पर बादल फट गया, जिससे नोगली नाले में बाढ़ आ गई। बुधवार को मंडी के दवाड़ा में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के फ्लाईओवर पर लैंडस्लाइड से दरारें आ गई। प्रदेश में मंडी, मनाली, चंडीगढ़, शिमला 4 लेन समेत 533 सड़कें बंद हो गई। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा, हर संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को विकसित होने में हजारों साल लगते हैं। फैशन, सौंदर्य शास्त्र और अभिव्यक्ति के अन्य रूप भी सहस्त्र बुद्धियों में विकसित होते हैं, चाहे वे जयपुर का घाघरा और चोली हो, मणिपुर का फड़क हो या हिमाचल का शॉल। ये सदियों के विकास का परिणाम है। कितने हज़ारों साल लगे हमें हर संस्कृति को, हर ट्रेडिशन को और हर एक सिविलाइजेशन को। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू इवॉल्व। और फैशन हो गया, उस एस्थेटिक्स हो गए या किसी तरीके कोई और एक्सप्रेशन हो गए, ये भी कई हज़ारों साल में डेवलप हुआ है। चाहे आप हरियाणा के या जयपुर के घाघरी या चोली या साउथ के या मणिपुर के फदी, हिमाचल की जो है शॉल, ये इतने करोड़ हज़ारों सालों में जो है वो डेवलप हुआ है। इन वन जनरेशन वी
कांट लूज इट टू जीन्स एंड टॉप्स, यू नो। और जो मैं कहती हूँ कि एक हम आज साड़ी जब एक पहनते हैं तो हम अपने कारीगरों को सपोर्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब जो है चाहे वो म्यूज़िक हो गया हो, चाहे वो कपड़े हो गए हो, सब जो है वो वेस्टर्नाइज की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो साजिश की गई थी कि हमारे सारी चीज़ों को, जो हम लोग सबसे बड़े, जब हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा बड़ी थी, जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो उस वक्त पर जो है हम सब कपड़ा के सबसे बड़े उत्पादक हुआ करते थे। फिर ये मशीनी कपड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाकर जो है हमारे लाखों जो है वो हथकरघाओं को जो है हमारे वीवर्स को जो है मौत के घाट उतार दिया था। आज भी हम लोग उस कगार पे है जहाँ पे ये विलुप्त हो रहा है आर्ट। तो हमें जो लोग अपना ये काम छोड़कर और किसी व्यवसाय में भटक रहे, उनको सपोर्ट करना चाहिए। एवरी टाइम you choose खादी, you choose any handloom, you choose to feed a family. Please remember that. Thank you. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका के साथ रिश्ते आपको रखने पड़ेंगे। ये रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से पुराने रिश्ते हैं, उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, जिसने जैसा पढ़ा होगा वैसा ही बोलेगा। हमारे लिए गफ और गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गफ और गधा हो। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो। जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, मैं रेवंत रेड्डी से सीधा सवाल करना चाहता हूं। 42% ओबीसी आरक्षण में से 10% मुसलमानों को दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से धार्मिक आरक्षण है, जो कि गलत है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 बार धार्मिक आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया है, फिर भी तेलंगाना सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ जाकर 42% आरक्षण देने का राजनीति से प्रेरित फैसला लिया है। बिल्कुल गलत है। रेवंत रेड्डी जी से मैं सवाल करना चाहता हूं। 42% ओबीसी रिजर्वेशंस में 10% मुस्लिम लोगों को दिया गया। ये बिल्कुल रिलीजियस रिजर्वेशन देना गलत है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2 बार रिलीजियस रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। आज वही तेलंगाना सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजनीतिक दृष्टिकोण से 42% रिजर्वेशन देने का निर्णय किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से रेवंत रेड्डी को, राहुल गांधी की सवाल करना चाहता हूं, आप 10% हटा के लाइए, 42% पूरा को पूरा ओबीसी को दीजिए, हम समर्थन करेंगे। मगर रिलीजियस के नाम पर लोगों को डिवाइड करना, राजनीति करना, वोट बैंक पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन नहीं करते हैं। फिर भी वो राष्ट्रपति जी का, गवर्नर का विषय है। हम बीसी के पक्ष में है। हमारा पहली बार देश में आज़ाद के बाद प्रधानमंत्री वो एबीसी सामाजिक वर्ग से आए। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहूँ, इतने साल आप राज किया है देश में, तेलंगाना में भी आज़ाद से आज तक एक ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सिर्फ आप राजनीति करते रहे, ओबीसी के नाम पर, गरीब के नाम पर, और परिवार का राज चला रहे, भ्रष्टाचार का राज चला है लोग। आज तेलंगाना भी कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी पूरा भ्रष्टाचारी है। जो वादा किया है, जो गारंटी दिया है, पूरा फेल्यूर हो गया। ये गारंटी भी इंप्लीमेंट नहीं किया है। उससे बचने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए आज दिल्ली आकर धरना कर रहे। आज तेलंगाना में
अगर चुनाव आज किए तो भी कांग्रेस पार्टी बुरा तरह हारेगा। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं, आप 3 स्टेट्स में कांग्रेस सत्ता में है, जी 2025 एंडिंग तक आप 3 प्रांतों का चुनाव लेकर आइए। 3 प्रांतों के लोग कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में भी हो, हिमाचल प्रदेश में भी हो, तेलंगाना में बुरा हार, तेलंगाना जनता हो, हिमाचल प्रदेश का जनता हो, कर्नाटक का जनता हो, आपको हरा कर दिखाएंगे। ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी का सरकार का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में स्कूली छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाई। वहीं रेखा गुप्ता ने कहा, ये मेरे लिए सचमुच खास है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन, उनके स्नेह, प्रेम और एक दूसरे की रक्षा करने के वचन का प्रतीक है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर ये मेरी पहली राखी है। दिल्ली का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। सच में खास है मेरे लिए। और रक्षाबंधन जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, उनके स्नेह का, प्यार का, एक दूसरे की रक्षा करने का। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली में इस बार मेरी ये पहली राखी है मुख्यमंत्री के तौर पे। दिल्ली का बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। और दिल्ली को विकसित करना और यहाँ सुरक्षा देना, एक स्नेह भरा माहौल देना, दिल्ली को स्वच्छ करना, हरा भरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली की इस जिम्मेदारी को मैं और अच्छे से निभा पाऊँ, इसके लिए दिन रात काम कर पाऊँ। मैं पूरी दिल्ली को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी बहनों को इसी तरीके से खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का शुभकामना संदेश देना चाहती हूँ। और भाइयों को तरक्की करने का, आगे बढ़ने का और इस देश को आगे बढ़ाने का मेरी ओर से संदेश है। हम सब मिलकर के विकसित दिल्ली के अपने लक्ष्य के लिए काम करें और परिवार इसी तरीके से जुड़े रहें, विकसित हों और सबका विकास हो। आप सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हमें सिखाया कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, बल्कि लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक समुदाय की समृद्धि और प्रकृति की सुरक्षा हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। साथियों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है, छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावर करना है। हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन की प्रेरणा हम सभी के साथ है। मैं एक बार फिर आप सभी को इस समारोह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग द्वारा इपिक मामले में नोटिस भेजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अच्छा इनको कोई काम है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। चोरी करो और अगर भूल से कोई बात मुंह से निकल जाए तो क्या फांसी दे देंगे? तेजस्वी यादव ने जो कहा उसका इंटेंशन क्या है? वे तो बिहार और बिहारियों को बचाने की बात कर रहे हैं। बात चोरी की है, पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने की है। आपने 1 महीने के अंदर 22 लाख मृत, 35 लाख मिसिंग, 8 लाख डबल वोटर कहां से लाए? किस सैटेलाइट से, कहां से पता कर लिया? अच्छा, इनको कोई काम है? चोरी भी, सीना चोरी भी, चोरियों करियन। भूल से कोई मुंह से निकल जाए या भूल से कोई बात हो जाए तो क्या फांसी दे दोगे? तेजस्वी यादव ने का इंटेंशन क्या है? तो तेजस्वी यादव तो या कोई आदमी तो बिहार और बिहारी को बचाने की बात कर रहा है। बात है चोरी का, बात है पिछले दरवाजे से सत्ता पर बैठने का,
बात है कि आपको 1 महीने के अंदर 22 लाख मृत, 35 लाख मिसिंग, 8 लाख डबल वोटर कार्ड। ये आप किस सैटेलाइट से, कहां से लाए थे? टर्की से? कौन सैटेलाइट से पता कर लिए? आप लगातार जो हमला कर रहे हो, आप प्रवक्ता बन गए हो। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव जी कोई जानबूझ करके नहीं बोले होंगे। आप जहां पर पूरा का पूरा मृत हो गया, वो वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिंदा है वो मृत कर दिए, तो आपको कौन नोटिस देगा? आपको रिजाइन करना चाहिए था बिहार के इशू पर। क्या बात आप कर रहे हो? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपने लिए तो हर कोई जीता है, पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना, ऐसे जीवन का क्या मतलब? सच्चा जीवन वही है जो आप दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जिए। ऐसा ही व्यक्तित्व था स्वर्गीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। आपके स्वागत अभिभाषण हेतु बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार से, कि इस अवसर पर कृपया अपने बहुमूल्य एवं प्रेरणादायक विचार हम सभी के साथ साझा करें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सौम्या जी, रमेश जी, उपस्थित मित्रों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। जीवन वास्तव में उसका होता है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, दुनिया के लिए जीता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे श्रद्धेय स्वामीनाथन जी। 1942-43 में बंगाल के अकाल के कारण जब लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तब उनका हृदय व्यथित हो गया था और तब उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया खेती के लिए, किसानी के लिए और भूखमरी मिटाने के लिए। और उसके बाद जो हुआ, यहां बैठे सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1966 में मैक्सिको से 18,000 टन मैक्सिकन गेहूं आया था, जिसको मिश्रित करके पंजाब की किस्मों के साथ एक नई संकर किस्म गेहूं की विकसित की थी। और उसी किस्म के कारण एक साल में 5 मिलियन टन से बढ़ के 17 बिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो गया था। भारत क्रांति के जनक थे। और उसके बाद उन्होंने जो कृषि विज्ञान के लिए सिस्टम खड़ा किया, वो आज तक सही दिशा में काम कर रहा है। उप विभागीय मजिस्ट्रेट योगेश मेहरा ने कहा, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग के कर्मी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। गंगा के बढ़ते प्रवाह के कारण जलस्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग के जो संबंधित कार्मिक हैं, उनके द्वारा नियमित इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है जलस्तर। और इसमें हम जो गंगा नदी का जो ऊपरी क्षेत्र है और उनमें जो अवस्थित डैम है, वहाँ से भी जब जल की अधिकता के कारण जल निकासी की जाती है, तो हम उनके भी लगातार संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा घाट क्षेत्र है और गंगा नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि मायाकुंड, चंद्रेश्वर नगर, त्रिवेणी घाट, तो यहाँ पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, उसका भी हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा नगर निगम और पुलिस विभाग का जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसके माध्यम से लोगों को घाट पर न जाने और आवश्यक जो एहतियात बरतने के बारे में लगातार उनको अवगत कराया जा रहा है।
और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहेंगे कि इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका वो जो है वो अक्षरशः अनुपालन करें। और इसके साथ ही जो किसी प्रकार की जो अप्रिय स्थिति होती है, कोई दुर्घटना इत्यादि होती है, रेस्क्यू इत्यादि करना पड़ता है, तो उसके लिए जो जल पुलिस है और SDRF है उनको भी यहाँ पे पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। और ऋषिकेश में जलभराव एक प्रमुख समस्या के रूप में आता है बरसात के टाइम पे, तो ऐसे जलभराव वाले जो क्षेत्र हैं उनको भी चिन्हित करके संबंधित एजेंसियों का इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। साथ ही जो आपदा की स्थिति में सबसे पहला जो हमारा टास्क रहता है राहत बचाव कार्य के साथ साथ जो है लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराना। तो अगर अभी आज मायाकुंड क्षेत्र का भ्रमण किया गया था जहाँ पे तकरीबन 15 जो अस्थायी आवास थे, झोपड़ियाँ थी, वो पानी की अधिकता के कारण जो जलमग्न हो गई हैं। तो ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको आपदा मानकों के अंतर्गत जो हेतुक सहायता दी जानी है या उनको भोजन इत्यादि की जो पैकेट्स इत्यादि उपलब्ध कराए जाने, वो लगातार कराए। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता दें, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद द्वारा महिलाओं को निशाना बनाना सनातन संस्कृति पर हमला है। किसी को भी इस तरह के बयान देने का अधिकार नहीं है। उनकी टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक थी और उन्हें अपने कृत्य के लिए समाज से माफी मांगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी ने जो महिलाओं को टारगेट किया है, ये वास्तव में सनातन पूरी संस्कृति पे हमला है और उनको हमला करने का किसी ने अधिकार नहीं दिया और वो सारी महिलाओं को व्यभिचारी कहवे, तो ये बहुत गंदा उन्होंने कहा है और उनको समाज से क्षमा मांगनी चाहिए और हरिद्वार पे जाके इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज को ये पीला वस्त्र पहनना छोड़ देना चाहिए अगर उनमें जरा सी नैतिकता है, क्योंकि प्रेमानंद जी महात्माओं के कपड़े पहन करके काल नेमी का काम कर रहे हैं। वह काल नेमी है इस कलयुग का, क्योंकि सनातन के कपड़े पहनकर सनातन पर ही हमला करता है जो आदमी, उससे बड़ा कोई काल नेमी नहीं हो सकता। और मैं तो ये भी कहूंगा, वो वास्तव में काल नेमी तब भी ठीक था, उसका एक उद्देश्य था रावण को खुश करने का, लेकिन इसे तो उससे भी आगे लग गया। पता नहीं इसको सनातन संस्कृति में हमला करके किस किस को खुश करना है, क्योंकि स्वयं तो आपको उनका हालचाल देखते होगे तो स्वयं तो सूट बूट से रहते हैं, 25-25 हजार के जूते पहन करके सुबह 2 बजे कैमरों के भी शूटिंग कराते हैं। और ये महात्माओं के लक्षण है, महात्माओं का लक्षण है अगर किसी से कोई गलती हो तो उसमें पर्दा डालता है। महात्माओं का ये लक्षण नहीं है कि सारे समाज को भ्रष्ट बतावे, सारे समाज को दूषित बतावे, उसमें संत का एक भी लक्षण नहीं है, प्राथमिक लक्षण भी नहीं है। वह वास्तव में सच्चे रूप में कालनेमी है, धोखेबाज है, समाज के साथ अत्याचार करने वाला है और जितनी उसको संज्ञाएं दी जाए उतनी कम है प्रेमानंद को। और रही बात अनिरुद्धाचार्य की, अनिरुद्धाचार्य जैसे प्रेमानंद ड्रामेबाज है, कालनेमी है, और अनिरुद्धाचार्य तो वास्तव में ताली बजा के डांस करने वाला है। ताली बजा के डांस करने के अलावा और कुछ नहीं है। धर्म का ठेकेदार बन करके धर्म का हरण करता है, वह व्यापार करता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करता है और महिलाओं को भ्रमित करके उनसे संपत्ति लेकर के और उन्हीं महिलाओं को अपमानित करता है। तो वास्तव में उसका भी ऐसा कुकृत्य है, समाज में क्षमा योग्य नहीं है। भारत की एक एक सनातनी महिला को पकड़ के उसे और उसको सबक सिखाना चाहिए और उसको कथा बंद करानी चाहिए ताकि वह सनातन पर दोबारा हमला ना करे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्तव्य भवन पर उद्घाटन करने पर भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आजादी के बाद कई सरकारी कार्यालय किराए के भवनों में चलते थे, जिससे भारत सरकार को सालाना लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। कर्तव्य भवन का निर्माण करके प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि इस कदम से देश को कितना लाभ होगा। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, कर्तव्य पथ 3 का जो उन्होंने एक ही बिल्डिंग के नीचे और नीचे भी पार्किंग, लोगों को एक ही स्थान पर फाइल वहीं पर मूवमेंट, उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि लगभग आज़ादी के बाद से जिन भवनों के अंदर ये किराए के जो भवन ले रखे थे और 1 साल का अगर 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार का पैसा वहाँ जा रहा था,
तो मुझे लगता है कि यह आज कर्तव्य पथ और उसके बाद कर्तव्य भवन को बनाकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बहुत बड़ी सोच का नतीजा है ये कि कितना फायदा हमारे देश को होगा। और जिस समय नेशनल विस्टा का प्रोग्राम आया था उस समय यूपीए की सरकार के समय भी आया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे, उसके लिए उनके पास कोई विजन नहीं था। मनमोहन सिंह जी बेशक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके पीछे जो बैक से लोग थे, सोनिया और राहुल गांधी, वह उनको काम ही नहीं करने देते थे। ये जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, एक बात उन्होंने और कही कि 10 करोड़ देश में ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से सहायता दी जाती थी, पैसा उनको मिलता था और वो सब लोग फर्जी थे, और वो 4 लाख करोड़ रुपया देश का आज तक जो गया है, यह कितना बड़ा अमाउंट अब देश के विकास में लगेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, वो जो लोग प्रधानमंत्री जी को हल्का मान रहे थे, अब आज 11वें वर्ष के अंदर जिस प्रकार से वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 की, निश्चित तौर पर उन्होंने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के बारे में भी आज कहा कि वहाँ भी अगला उनका जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर आने वाला है। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर और दिल्ली के अंदर विशेषकर जो भारत सरकार के अंग्रेजों के समय के बने हुए भवन थे, आज मैं लोकसभा में एक मेरी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, जो पुरानी लोकसभा में मैं गया, तो पुरानी लोकसभा की स्थिति वास्तव में अगर देखा जाए, मैं जब एमपी बना था तो मुझे लगा कि मुझे उसी बिल्डिंग में बैठना चाहिए जहां पर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे या पंडित नेहरू बैठे, लेकिन वो बिल्डिंग भी आज लगभग लोकसभा लायक नहीं रही। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नई लोकसभा बनाना, ये तो हर व्यक्ति उस पुराने लोकसभा में नहीं जा सकता। मैं सांसद हूँ, मेरी मीटिंग थी, मैं वहाँ चला गया, तो वो लोकसभा की जो पुरानी लोकसभा है वो भी अब वहाँ पर केवल उसको मेंटेन ही रखा जा सकता है, उसको यूज करने की संभावनाएं बहुत कम थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का आज जो ये भवन जो उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा उद्देश्य दिल्ली खादी बोर्ड को नए रूप में विकसित करना और दिल्ली के बुनकरों और कारीगरों को अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय हैंडलूम डे पर दिल्ली ने पहली बार इतने बड़े स्केल पे कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके पीछे हमारा ध्येय ये है कि हम दिल्ली खादी बोर्ड को एक नए तरीके से उसे डेवलप करें, दिल्ली के बुनकरों को, दिल्ली के कारीगरों को उसमें हम मौका दें और हैंडलूम के माध्यम से देश की संस्कृति, देश की कारीगरी आगे बढ़ कर के आए, ब्रांडिंग में दिल्ली आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और देश का ये हैंडलूम विश्व पटल पे इसको स्थान मिले। दिल्ली की बड़ी भूमिका उसमें होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है हैंडलूम को लेकर के, देश के इतिहास गौरव जो इसके साथ जुड़ा है, हमारे देश के हर धागे में जो माटी की खुशबू है, उसको बढ़ाने का संकल्प दिल्ली ने लिया है और दिल्ली सरकार का ये आयोजन आगे और बढ़ेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद देते हुए कारीगरों को आगे लाएंगे, अपने हाट को हम प्रमोट करेंगे और उनमें नेशनल जितने भी हमारे कारीगर हैं अलग अलग विधा से जुड़े हुए, उनको हम प्रमोट करेंगे, उन्हें स्टॉल देंगे और सबको मौका देंगे फील्ड में आने का और प्रमोट होने का। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर कांग्रेस नेता विजय ने कहा, जिस तरह से हम पहाड़ों को ध्वस्त कर रहे हैं, सड़कों का विस्तार कर रहे हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस तरह का विनाश निश्चित रूप से आपदाओं को जन्म देगा। कहीं ना कहीं हमें रुकना होगा। ये एक कड़ी चेतावनी है, ये एक वैश्विक चेतावनी है और दुर्भाग्य से भारत में इसे संबोधित करने के लिए कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जा रही। जिस तरह से आप लोग टनल बनाते जा रहे हैं, जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ने का काम हो रहा है, रास्ते बड़े बड़े करने का काम हो रहा है और पूरा हम लोग नेचर के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो इस तरह की आपत्ति आएगी। इसको कहीं ना कहीं रोकने की आवश्यकता है। जो यहाँ के जो टोटल आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा इशारा हम लोग समझते हैं, ये ग्लोबल का इशारा है और इसके ऊपर कोई काम हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। हम लोग जो भी आज बड़े बड़े माइंस चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्सकवेशन के काम चल रहे हैं, ना एनवायरमेंट की कोई किसी को पड़ी है हिंदुस्तान में, खुला
सब तोड़ मरोड़ कर कितने भी पेड़ काटे गए, कितना भी एनवायरमेंट का रास हो, और परमिशन दी जा रही है चंद लोगों के फायदे के लिए पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम अभी की सरकार जो कर रही है केंद्र की, वही आज हमको और आपको भुगतना पड़ रहा है। यही इशारा है, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो ये इससे भी बड़े हादसे होंगे और ये नेचर के साथ में खिलवाड़ करोगे तो सबको भुगतना पड़ेगा। यही वहां पे हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज।